अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी क्रिकेट के हवाले से। बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी को इलेक्शन करवाने की इजाज़त दे दी है और इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के लिए इलेक्शन होगा। अब कब होगा ये ज़रा देखना होगा, इसके लिए चीज़ें तय हो रही हैं। पिछली जो मैनेजमेंट कमेटी हैं, जो लास्ट कमेटी थी जिसमें शकील शेख साहब और दीगर हजरात थे, वो सारे मुख्तलिफ अदालतों में गए और फिर वहाँ पर उन्होंने स्टे लिया और उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन रुकवाया जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट थी, लाहौर हाई कोर्ट थी, इलेक्शन को रोका गया। अब खबरें आ रही हैं इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होगा नहीं होगा ये एक अलग मामला है। लेकिन नजम सेठी साहब का जाना, ज़का अशरफ साहब का आना या ज़का अशरफ साहब का दोबारा जाना और फिर नजम सेठी साहब का आना, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तब भी हमने ये म्यूजिकल चेयर देखी और नजम सेठी साहब आए और फिर कभी कोई और फिर कभी कोई, ये मामला चलता रहा। तो ये मामला मुझे लगता है कि अदालतों में ऐसे ही घसीटता रहेगा। और एशिया कप सर पे खड़ा है, इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप हमारे सर पे खड़ा है, और उससे बड़ी बात आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं अपने प्रोग्राम्स में। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला उसकी होस्टिंग है। अगर आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया को खेलने की इजाज़त दे दी है, खुद आप वर्ल्ड कप उनके घर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो इंडिया यही वतीरा अपनाएगा कि वो फिर दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर जोर डालेगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई जब आपने एक बार खेल लिया तो दूसरी बार भी खेलें। हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, फिर क्या करेंगे? पूरी की पूरी टीम्स को उठाकर किसी और मुल्क लेके जाएंगे, पूरा सरमाया बाहर जाएगा, बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट सेटअप लगाना पड़ेगा। एक नया मसला कि पाकिस्तानी शायकीन जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सबको अपने मुल्क में खेलता देख चुके हैं, वो फिर भारत को अपने मुल्क में खेलता दोबारा नहीं देखेंगे, जो कि इस बार एशिया कप में भी होने जा रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म हो गई, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सके। उसकी रीज़न ही यही है कि अभी तक ना तो कोई मैनेजमेंट कमेटी है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई मामलात हैं, सब कुछ जूं का तूं लटका हुआ है। देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगा। एशिया सीरीज पर बात करेंगे। दोनों टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीती, बड़ा शानदार जीती, लेकिन एक हमेशा से जो मामला रहता है वो है ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई मुतनाज़ मामला, चाहे वो रन आउट की सूरत में हो, चाहे कैच की सूरत में। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप तमाम हजरात उन्हें बड़ा बेहतर जानते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, हमारे लिए उस्तादों की तरह हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं। लीना मोइन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैम लीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम है। शुरू करें, मेरा ख्याल है चेयरमैन से ही, क्योंकि यही एक बड़ा मामला है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट और दीगर मामलात पे। कैसे देख रही हैं मैम, एक तो रमीज राजा साहब का जाना, नजम सेठी साहब का आना, और फिर नजम सेठी साहब का जाना। वही ट्वीट रात को नजम सेठी साहब ने आने का किया, वही ट्वीट उन्होंने जाने का कर दिया। नहीं देखिए अरसलान, जैसे आपने इंट्रो में कहा ना कि म्यूजिकल चेयर्स, तो इससे बेहतर लफ्ज इसके लिए कुछ हो नहीं सकता। लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम इस पे डेप्थ में जाएं, तो होता क्या है कि अगर मैं आज पीसीबी चेयरमैन हूं और आपसे मैं बात करने आ रही हूं, आप किसी और मुल्क के चेयरमैन हैं, मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक बातचीत हुई, और आगे उसकी बुनियाद पे हम आगे फैसले करते हैं। लेकिन कल अगर मैं भी बदल जाऊं और आप भी बदल जाएं, तो फिर दोबारा से वो सारे सिलसिले शुरू करने पड़ेंगे। और एक जो दूसरा इसमें पहलू है कि आपके क्रिकेट बोर्ड की इज्जत भी कम होती है। दूसरे क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ये सोचते हैं कि भाई इनका तो ये मजाक ही इन्होंने शुरू किया है, और ये जब मर्जी, जैसे आपने कहा पहले रमीज थे, उनको काम नहीं करने दिया, वो बड़ा अफसोस की बात थी कि भाई उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन पॉलिटिकल बुनियाद पे वो आए थे और पॉलिटिकल बुनियाद पे उनको निकाल दिया गया। तो ये बहुत बुरी बात है। फिर नजम सेठी साहब आए, उन्होंने काम शुरू किया, और जब काम उन्होंने बेहतर करना शुरू किया तो उनको भी साइडलाइन कर दिया। अब कल ज़का आएंगे, तो इनको भी क्या क्या ये गारंटी है इस बात की कि इनको भी नहीं निकाल दिएंगे? तो मेरा ये कहना है, और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये जो पोस्ट है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक्स वाई जी जो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो आए और अपना बंदा बिठा दे, और पिछले बंदे का जो काम भी खत्म हो जाए और एक मजाक भी बने पाकिस्तान का, वो भी हो, और ये सारा कुछ जो ना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो जितनी बड़ी, मेरा ये ख्याल है, दिस इज जस्ट माय सजेशन, कि जितनी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो बैठ के कम से कम इस मामले में जरूर बात कर लें कि जी हम में से जो भी आए हैं आइंदा हुकूमत में, तो एक जो पॉलिटिसाइज इसको नहीं करेंगे। जो चेयरमैन इलेक्ट हो जाएगा वो 4 साल तक काम करेगा, उसको हम अलाउ करेंगे कि वो अपना विजन जो है उसको आगे लेके जाए। अच्छा और मैम, कोशिश करें कि दो देखिए चीजें नॉन पॉलिटिकल आदमी ले ना, आपके ही पॉइंट जिसका से। किसी मैम भी आपके पॉलिटिकल पॉइंट से पार्टी से ताल्लुक ना हो। मैम आपके ही पॉइंट से दो चीजें निकली। एक
कि ज़रा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करें। दूसरा ये कि मियाद एक होनी चाहिए, एक मुद्दत होनी चाहिए कि चेयरमैन 4 साल हो, बेशक 4 साल हो, 2 साल हो, कोई मसला नहीं, 4 साल हो, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि हम लॉबिंग कर सकेंगे दोस्त ममालिक के साथ। आपने जो हमारी लॉबिंग की कमी देखते हैं, हम अभी एशिया कप वाले मामले पर आपने देखा, हम मना ही नहीं पाए, ना तो श्रीलंका को मना पाए ना बांग्लादेश को मना पाए, जबकि हमने उन्हें इतनी सपोर्ट की। उन्हें खुद ये लग गया कि हमें शायद ये इवेंट मिल जाएगा और इस इवेंट की सारी मनी हमारी जेब में आएगी जब इंडिया पाकिस्तान हमारे मुल्क में खेलेंगे। कितना बड़ा मैम, आपने तो ऐसे कई विटनेस किए ना, आप तो कमेंट्री करती हैं, दुनिया भर में क्रिकेट कवर करती हैं, कितना कुछ आपने विटनेस किया, कितना नुकसान होता है इससे क्रिकेट को, क्रिकेट शायकीन को? देखिए बेहद नुकसान होता है, बहुत बुरा मैसेज जाता है। आपका एक यू बिकम अ जोक, योर क्रिकेट बोर्ड बिकम्स अ जोक, और ये नहीं होना चाहिए ना। देखिए हम एक मुल्क है, एक नेशन है, कम से कम हम अपनी क्रिकेट को तो अच्छा चलाएं, जो हमें इतना, जिसकी वजह से हमें दुनिया में इतनी इज्जत मिलती रही है पहले और अब भी मिल रही है। तो कम से कम हम ये फैसला जरूर करें कि भाई अब हम जो है इस मामले को ऐसे तय करेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आए, उसका बंदा जरूरी नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने, और जो भी इलेक्ट हुआ उसको अपना विजन आगे ले जाने को, अपना जो, देखिए रेपो जो एक क्रिकेट बोर्ड से बनता है और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, आईसीसी से डिफरेंट मामला डिस्कस होते हैं। तो देखिए ये कितनी बुरी बात है, आज मैं मामला डिस्कस करूं, कल मेरी जगह कोई और आ जाए, वो उससे भी बेचारे डिस्कस कर लें, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि परसों कोई और आ जाए। तो कोई एक स्टेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है, और जो कि बहुत ही अफसोस की बात। अच्छा मैम, इससे एक और चीज़ भी है कि हम देखते हैं कि कप्तान बड़ा परेशान हो जाता है। नया चेयरमैन आता है, कप्तान को ये लगता है कि भाई वो अपना ही बंदा कोई लाएगा और फिर खुद ही उसको लगा देगा कैप्टन। बाबर आजम के लिए हमने देखा कि वो ठीक ठाक काम कर रहा है, सुकून से खेल रहा है, अब फिर उसको हम मेंटली टॉर्चर शुरू कर देते हैं। नए आप देखिए ट्वीट्स पर और सोशल मीडिया के जरिए हम प्लेयर्स को कितना टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसमें सभी शामिल हैं, सहाफ़ी भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। तो अब हम इन चीज़ों से कब निकालेंगे कप्तान को? वर्ल्ड कप सर पे है और आप कहना शुरू कर दें जी कैप्टन चेंज कर दें, कैप्टन चेंज कर दें, आपकी तो पूरी टीम का मोराल गिर जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है अरसलान, कि कैप्टन अगर चेंज हो ना, तो वो उसकी अहलियत पे, उसकी ट्रू, परफॉर्मेंस ट्रू। पे चेंज होना चाहिए। कि अगर वो एज अ कैप्टन अहलियत नहीं है उसको कप्तानी करने की, या एक फॉर्मेट में है तो दूसरे में नहीं है, तो ये फैसले बिल्कुल जो सियासी जो माहौल है उसकी बिना पे नहीं होने चाहिए, कप्तान की, प्लेयर की अहलियत पे होने चाहिए। जबरदस्त। या इस बिना पे नहीं होना चाहिए कि ये फलाना चेयरमैन तो मुझे पसंद करता है तो मैं रह जाऊंगा, अब जो नया आएगा गॉड नोज वो मुझे पसंद करता है नहीं, वो अपना बंदा ले आए। तो मतलब ये फैसले प्योरली क्रिकेटिंग बेसिस पे होने चाहिए, क्रिकेट की बेसिस पे परफॉर्मेंस निकालें, उसके स्टैट्स निकालें, सारे लोग बैठें और फिर कप्तान चेंज कर लें, या देखें कि यार ये 3 फॉर्मेट नहीं कर सकता, 2 कर सकता है, एक किसी और को दे दे। ये क्रिकेट की बुनियाद पे होने चाहिए, ना कि सियासी बुनियाद पे, ना कि चेयरमैन की पसंदीदगी या ना पसंदीदगी के बिना पे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यही रीज़न अगर आप देखें ना मैम, तो हम देखते हैं बांग्लादेश क्रिकेट का उरूज था 96 और 97, बहुत बड़ा उरूज था। उस उरूज को हमने गिरते हुए देखा। वेस्ट इंडीज़ का अब आप हाल देख लें, जो कुछ वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ, मेरा ख्याल इससे अफसोसनाक मिसाल पूरी दुनिया में किसी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं होगी कि वेस्ट इंडीज़ जैसा बड़ा मुल्क, जो कि 2 अर्ली वर्ल्ड कप का विनर है, फिर T20 वर्ल्ड कप के विनर है, हर तरह के फॉर्मेट में टॉप टीम रही, दुनिया को ब्रायन लारा और मैल्कम मार्शल, बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने दिए। मैं इतने नाम ले सकता हूँ, आप ले सकती हैं। इतने बड़े नामों के बाद भी ये हुआ कि वेस्ट इंडीज अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, कितने बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी अफसोस की बात है। इसका भी बिहाइंड द कर्टन्स जो रीजन है, बिहाइंड द सीन्स रीजन, वो भी एक किस्म की इंस्टेबिलिटी जो उनके बोर्ड में चलती रही। और वेस्ट इंडीज का तो ये भी है ना कि वो बहुत से छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो सिर्फ क्रिकेट मिलके खेलते हैं, एक ये भी इनका रीजन है। फिर बोर्ड की इंस्टेबिलिटी रीजन है, मिस हैंडलिंग रीजन है, जो अब यहाँ भी हो रही है, मिस हैंडलिंग है ना ये भी। तो बिल्कुल सही। वहां भी इस तरह हुई, माजी में श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो बोर्ड जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ कवर कर लेते हैं। हाल में पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा, कोई अगर 3-3.5 साल गुजार लेना, तो आप कहते हैं तकरीबन उसने अपना टेन्योर कर लिया, जैसे मानी साहब और वसीम ने किया था। सही। लेकिन उसके बाद बहुत ये म्यूजिकल चेयर्स बन गई, जिसका आप देखें वेस्ट इंडीज में भी अगर ऐसा हुआ तो उनको भी वो 75 और 79 के विनर्स है वो। और क्लाइव लॉयड जैसे कप्तान और लारा जैसे प्लेयर्स उन्होंने, और गेल जैसे प्लेयर, और अभी भी उनकी टीम बड़ी अच्छी है, पूरन जैसा उनका प्लास प्लेयर है, मायर्स है,
बहुत से अकील वो हैं, हुसैन, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, तो वो होल्डर हैं, लेकिन ये जो बैकअप बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, वो प्लेयर्स को जैसे आपने कहा अपसेट करती है, और उसका यही रिजल्ट होता है जो वेस्ट इंडीज के साथ हो रहा है। और आई एम अफ्रेड कि कहीं हमारे साथ भी आगे जाके ऐसा ना होना शुरू हो जाए। तो हमें जरूरत है कि हम भी जरा अब सबक ले लें। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लेकिन वापस आऊँगा तो लीना मैम से इस पर भी बात करेंगे कि जो हाल हॉकी का हमने देखा है इस मुल्क में, और हॉकी की ज़बू हाली और एक उरूज, एक अजीब सी सिचुएशन हॉकी के साथ, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हॉकी ने पैदा किए, बल्कि इतने बड़े सुपरस्टार्स थे हॉकी के 80s में कि लोग क्रिकेट को पूछा नहीं करते थे पाकिस्तान में, और अब वही हाल है हॉकी का। मुझे ख़तरा हमेशा से यही रहता है कि अगर ये हाल रहा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो कहीं हॉकी जैसा हाल क्रिकेट बोर्ड का ना कर दे, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स अभी खुशहाल हैं, डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, दुनिया भर में जाके लीग्स खेल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उनका नाम है। तो वही हाल कहीं हॉकी के प्लेयर्स जैसा ना हो जाए जिन्हें ना नौकरियां मिल रही हैं, ना दुनिया भर में खेलने को मिल रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जिन खदशात का इजहार मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अपने दोस्तों सहाफ़ियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ इस पर बात कर रहा हूँ। मैम लीना भी आज खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद है, हमारे लिए खुशकिस्मती है। मैम, जो आपने हॉकी का हाल देखा, विटनेस हैं आप लोग सारे, हम हैं, उरूज था हॉकी का, जवाल में बदल गया। उसकी रीज़न भी यही थी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा बड़ा। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन अपनी मर्जी का लगा दिया जाता था, सदर चेंज नहीं होता, एक सदर बैठा हुआ है, वो हिल के नहीं दे रहा, चाहे हॉकी गिरती जा रही है वो वहीं का वहीं बैठा है। अच्छा, अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में एक तो कैप्टन, दूसरा आपके टीम सिलेक्शन, अब जो पूरा क्रू है आपका सिलेक्शन कमेटी का, फिर वो जो मिकी अर्थर थे, उन्होंने एक राइट फैसला कर लिया कि वो ऑनलाइन कोच हो गए पाकिस्तान टीम के। तो उन्होंने यही सोच कर किया था, उन्हें अंदाजा था शायद कि आज हैं कल नहीं है, तो उनके साथ तो पहले भी यही हो चुका है। वही बात है ना जो हम अभी कह रहे थे, मिकी आर्थर को भी यकीनन इस बात का पता होगा, अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह आजकल ये, पहले रमीज, फिर नजम सेठी, फिर ज़कार, पहले भी जो नजम सेठी और ज़का अशरफ साहब का जो चल चुका है एक मामला, जो कुछ साल पहले हमने देखे थे कि एक दिन एक चेयरमैन होता था, दूसरे दिन दूसरा। तो वो इस हालात को मद्देनजर रखते हुए ही मिकी आर्थर ने, मैं तो कहती हूँ, बड़ा समझदार फैसला किया। अपने लिए तो बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने कि भाई मैं नहीं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा, दूर दूर से इन्वॉल्व रहूंगा, और अगर मामला अच्छे हो जाते, एक साल डेढ़ ये चल जाता, तो शायद वो आ भी जाते। लेकिन उनके खदशात तो देखे ना बिल्कुल सही साबित हुए। तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया मेरे ख्याल में। ये तो हमारे लिए फैसला करने की जरूरत है ना, कि ये हम फैसले ऐसे करें कि भाई हमारे क्रिकेट बोर्ड की इज्जत हो। और इज्जत कैसे होगी जब एक स्टेबल 3-4 साल एक चेयरमैन काम करेगा, उसका विजन जाएगा। अभी हमें यही नहीं पता होता, आज हमें ये नहीं पता कि हमारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट चलेगा या हमारा रीजनल चलेगा, हमारी 6 टीमें चलेंगी कि 16 चलेंगी, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो देखिए ना, इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको किसी तरह से भी कहीं भी किसी लेवल पे, इंडिविजुअली या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कहीं भी हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा मैम, अब यही चीज अगर स्टेबल, इसी पर हम आगे बढ़ के बात करें एशिया कप की, आपको याद होगा ज़का अशरफ साहब ने आने से पहले ही एक बयान दे दिया था, फिर वो खैर उससे यू टर्न भी ले लिया। उन्होंने बयान दिया कि जी मैं हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता, मुझे हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उन्होंने कह दिया कि जब करीब आने लगे मामलात के अब बन जाएंगे चेयरमैन, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ठीक है, अब तो हो गया फैसला, इसी के तहत चल रहा है। हालांकि हाइब्रिड मॉडल के हक में मैं खुद भी नहीं हूँ, आपने खुद उनको ये निवाला पकड़ा दिया है कि भाई जब चाहे आप बाहर खेलें, हम आपको इजाज़त देते हैं, हम आपके मुल्क आके खेलेंगे। अभी भी हमने इजाज़त के लिए गवर्नमेंट से कह दिया है। अब कैसे देख रही हैं आप, एशिया कप की ताखीर पे ताखीर हो रही है, और ऊपर से एशिया कप के लिए तो लगता है बारिशें ही नहीं छोड़ेंगी जान। देखिए, हाइब्रिड मॉडल की जहां तक बात है ना, तो कोई भी सेंसिबल इंसान उसको सही नहीं समझता। लेकिन उसके साथ एक बात जो हमें देखने की जरूरत है ना, कि इस वक्त इंडिया कितना पावरफुल है। जो आईसीसी उनको रेवेन्यू का शेयर दे रहे हैं, वो सारे मुल्कों से बहुत ज्यादा है, 37 पॉइंट समथिंग %। 38.50%, किसी को 6, किसी को 8। तो इंडिया इतना पावरफुल है कि वो हमारी शराइत नहीं मानने वाला, हमें ही उनकी शराइत माननी पड़ेगी। देखिए, ये एक बात साफ है, या तो हम एशिया कप और वर्ल्ड कप और ये सब ना खेलें, या फिर हमें कोई ऐसी राह इख्तियार करनी पड़ेगी जिससे कि
कुछ यहाँ पे कुछ मैचेस हो भी जाए और इज्जत भी बच जाए और इंडिया भी चले वो दूसरे मुल्क में खेलने, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इतना पावरफुल नहीं बनाया। फ्रैंकली अगर हमारी मुल्क की भी वो स्टेचर होता जो कुछ और ममालिक के हैं इस वक्त या इंडिया का है, तो हम भी जो है धौंस से और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन और स्ट्रेंथ से अपनी बात मनवाते ना। अच्छा तो मैम क्योंकि ये हमारा बताएं, वो चले स्टेचर है आपने नहीं, तो ये हम अपनी बात मनवा नहीं सकते। एसीसी की अगर मैं आपसे बात करूं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, एशियन क्रिकेट काउंसिल में दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं बस, यहाँ तो पाकिस्तान है या फिर इंडिया है। हम वहां भी अपनी बात नहीं मनवा पाए तो वर्ल्ड कप के लिए हम कहां से मनवाएंगे? और वैसे भी आपको पता है दो अहम पोस्ट के लोग पाकिस्तान आए हैं आईसीसी के, और वो यही मनवा कर गए होंगे कि आपने जाना ही जाना है। फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, इन सारे मसाइल को कैसे देख रहे हैं? उसकी होस्टिंग तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त इंडिया ना सिर्फ हमसे बहुत स्ट्रांग है, बल्कि अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से भी उनकी मुआवजा कर लें तो वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो दे आर जनरेटिंग ऑल द मनी, सारी मार्केट बड़ी उनकी है, सारा जो इस वक्त होल्ड है क्रिकेट पे इस वक्त इंडिया का है। तो इतना बड़ा वो एक प्लेयर बन गया है कि वो बाकी जो प्लेयर्स हैं, हम चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इस वक्त इंडिया के सामने किसी की चल नहीं रही। और आईसीसी बेचारा भी एक तरह से महकूम हो गया इंडिया को, बिकॉज दे आर सारे फाइनेंसियल्स वहां से आ रहे हैं, आईपीएल वहां हो रहा है, पैसे वहां हो रहे हैं, प्लेयर्स का इंक्लिनेशन सारा इंडिया की तरफ है क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वो। तो एक सिनारियो इस तरह का डेवलप हो गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के सामने हथियार डालने पे मजबूर है, बिकॉज आईसीसी और पैसा और वो सारी जो मैंने अभी सारी मामला का जिक्र किया, सब में इंडिया स्ट्रांग है। आपने जो खदशा जाहिर किया है ना, वो मुझे बहुत लंबे अरसे से था। जब हाइब्रिड मॉडल का एक शोशा छोड़ा गया था मुझे तब से ही था। लेकिन मैम यहाँ तो हम चंद ममालिक हैं ना, और छोटे बड़े हैं, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनको ले जाएंगे हम खिलाने के लिए दूसरे मुल्क में। लेकिन वो है मिनी वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आपको उसकी होस्टिंग मिली अल्लाह अल्लाह करके को, आईसीसी का पहला इवेंट 16-17 साल बाद हमें मिला। अब हम इसमें से 8-9 टीमें उठा के बाहर ले जाएंगे, हमें क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। हाँ देखिए मुझे शक है और बहुत पक्का शक है मुझे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, वो कहीं और ही करना पड़ेगा। और बेस्ट सोल्यूशन इसमें यही निकालना पड़ेगा कि बाकी टीमों से हम पाकिस्तान में खेलें और इंडिया से या तो किसी थर्ड कंट्री में खेलें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया मानेगा। लेकिन मैम एक चीज अगर कोई स्टेबल पीसीबी होता तो अच्छा, एक चीज ये आपने बहुत अच्छी बात की, स्टेबल पीसीबी होता। एक चीज, खाली इंडिया का मैच पाकिस्तान से नहीं होगा, फिर उन टीम से भी होगा, तो वो सारी टीम्स को आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा। हमारे पास तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो इसी में खर्च हो जाएगा। हाँ देखिए, फिर जगह इंडिया के अगेंस्ट भी जो टीमें खेल रही होंगी वो मैचेस, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होगा ही बाहर, फिर इंडिया का जिस टीम के अगेंस्ट मैच होगा वो भी बाहर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब ये इंडिया से खेलना हमें एक किस्म का नुकसान ही दे जाएगा, क्योंकि ना के हम पैसे कमाएं अपने मुल्क में और वो इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू हासिल करें, बल्कि हमें तो उल्टा वो भी नहीं मिलेगा और टीमों को भी बाहर ले जाना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। आई मीन आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिचुएशन है। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, काश के ताल्लुकात अच्छे होते तो फिर ये मसाइल ना होते, लेकिन अब जो फैक्ट है वो यही है कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और अगर एक साल में अच्छे हो गए तो क्या पता फिर मैच हो भी जाए। चले, काफी ज्यादा हो गई मैम बात आज बोर्ड पर, इस पर अब जरा क्रिकेट पर बात करते हैं। कैसे देख रही हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग? 4 विकेट्स तो उन्होंने ले ली, लेकिन पूरा अगर मैं वो टूर्नामेंट देखूं तो शाहीन अपनी बॉलिंग में उस तरह से मुझे तो इंप्रेस नहीं कर पाए, और मुझे खतरा है क्योंकि वो हमारा प्राइम बॉलर है। उसको अपने आप को बैट्समैन बनाना बहुत ज़रूरी लगता है, और अगर लगता है तो ये हमारे लिए बड़ा बुरा हो जाएगा, डैमेजिंग पार्ट होगा, क्योंकि मेजर बॉलर शाहीन है हमारा। नहीं देखिए, मुझे तो उसकी बॉलिंग देखे इंजरी के बाद आ रहा है, टाइम लगता है थोड़ा, बैटिंग वो अपनी इंप्रूव कर रहा है, वो ठीक है, अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड में भी वो बॉलिंग कर रहा है, काफी धुआंधार बॉलिंग थी, एक ही ओवर में 4 विकेटें निकालना, और विकेटें भी काफी अच्छी थी, बोल्ड वगैरह थे उसमें शामिल थे, स्विंग भी करी थी। सो आई थिंक ही इज डूइंग वेल, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें टाइम देना भी चाहिए। सो एज फार एज द टीम इज कंसर्न, शाहीन अफरीदी इज कंसर्न, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मसाइल हमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है। अच्छा, एक और मसला है मैम,
मुझे लगता है कि आप तो चूंकि खुद कमेंट्री करती है ना, डोमेस्टिक बड़ा क्लोजली वॉच करती हैं, हमारे पास ऑफ स्पिनर की बहुत बड़ी कमी है, बल्कि मैं कहूँगा काल पड़ चुका है। जब से सईद अजमल गया कोई स्टेब्लिश ऑफ स्पिनर नहीं आया। हमने इस तरफ तवज्जो भी नहीं थी। सकलैन मुश्ताक हेड कोच भी रहे, नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में भी रहे, तो ऑफ स्पिनर नहीं निकाल पाए। आपको नहीं लगता कि ये शायद फेलियर भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा? नहीं देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें एक्शन की बड़ी मामलात आए, हम करेक्ट नहीं कर सके, ध्यान नहीं दे सके। कोई हमें अगर यंगस्टर नजर आया उसको डेवलप नहीं कर सके, तो जरूरत है, क्योंकि लाइन को देखिए आप, दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं और स्पिनर हैं, तो हमें भी जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है यकीनन। आपने खुद देखा मैम, जो फाइनल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें अश्विन का ना होना कितना बड़ा नुकसान पहुंचा उसमें इंडिया को, और वो फाइनल फिर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से जीत गया। वो तो वन साइडेड मुझे लगा कि पूरा फाइनल था। वो एक गलत फैसला था मेरा ख्याल है, अश्विन को बाहर बिठाना। दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो। नहीं, बिल्कुल अश्विन जो है इतने से सुपर बॉलर हैं कि उनको बाहर निकालना बनता ही है, किसी तरीके से नहीं बनता। तो वो तो बहुत बड़ी गलती थी उनके लिए, और जरूर खिलाना चाहिए था उनको। चले जी, थोड़ी यानी सी। कि इतने बड़े बॉलर को आप इतने बड़े मैच में कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ना, आपको हाँ, नुकसान हुआ उसका। और अश्विन का जो रिकॉर्ड है हाल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही अच्छा था। तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो कैप्टनसी की वीकनेस थी उनको ना खिलाना। हाँ, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर तो खैर सारे ही बात हाँ, कर रहे हैं, चाहे उनकी वनडे की कैप्टेंसी हो, T20 की हो, टेस्ट की हो। रोहित शर्मा बतौर कप्तान उस तरह से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, एशियज पे बात करेंगे। बड़ी मजे की सीरीज हुई, 2 मैचेस हुए। तीसरे मैच के लिए एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को लगा, लॉयंस बाहर हो गए इंजरी की वजह से। अब देखेंगे कि क्या होता है। अब शायद इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा। बेसबॉल ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, या फिर जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उनकी इस टाइम स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है? इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था अब एशियस पर बात करेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब ये एशियस सीरीज़ होती है। मैं तो बहुत फ़ैन हूँ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की गेम का। और सेम वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान के कोई मैचेस हों, बायलैटरल सीरीज़ होती थी तो बड़ा मज़ा आता था। शारजा कप होता था, बड़ा मज़ा आता था, और उस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी। अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइप गेम पाकिस्तान और इंडिया ही है। एशियस भी उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली, बात करने वाली गेम है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, उस पर मैं मैडम से बात करके देखता हूँ। लीना मोइन हमारे साथ मौजूद है। मैम, एशेज पहले 2 टेस्ट का ज़रा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहला टेस्ट मुझे लगा इंग्लैंड के हाथ में एक अच्छा और थोड़ा जल्दबाजी का डिसीजन था। 393 पर उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की, लेकिन मुझे लगा शायद वही बेसबॉल जो क्रिकेट पाकिस्तान में खेल गया था इंग्लैंड, तो शायद वैसी स्ट्रेटजी उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना ली, तो लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। हाँ, देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो जो डिक्लेरेशन थी नहीं करनी चाहिए थी, शायद 40-50 रन और मिलते तो वो जीत जाते। लेकिन देखिए डिक्लेरेशन की वजह ये थी कि जैसे आपने कहा ना कि बेसबॉल का एक वो आगे लेके चल रहे हैं, उनको सक्सेस भी मिली। लेकिन उन्होंने शायद ये कैलकुलेट नहीं किया कि ये ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए उन्होंने जल्दी डिक्लेयर किया, क्योंकि वो चाहते ये थे एट उस इवनिंग में वो ये चाहते थे कि 4 ओवर्स, जो कि ओपनर्स बिल्कुल नहीं खेलना पसंद करते, अगर वो 4 ओवर्स में एक आधी विकेट वो इंग्लैंड निकाल लेता, तो ये चाहता था कि वो शायद सीरीज की टोन ही सेट कर देता। ऐसा हुआ नहीं, और एंड में ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता। मैच बड़ा क्लोज था। फिर उसमें और भी गलतियां हुई कि न्यू बॉल शायद ले लेते, शायद नहीं लेते, रूट विकेट ले रहे थे शायद इसलिए, लेकिन मैच बड़ा क्लोज था। बेसबॉल की जहां तक बात है ना, मैं उसकी फैन हूँ क्योंकि वो एग्रेसिव क्रिकेट है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसको सिचुएशन को असेस करके बेसबॉल को करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 4 विकेटें गिर गई 80 रन पे, तो आप बेसबॉल नहीं खेल सकते। आप उसको एक पार्टनरशिप लगा के अगर आप उसको 250 तक ले जाएंगे, तो फिर आप बेसबॉल खेल लें। तो आपको सिचुएशन को असेस करना चाहिए और उसके हिसाब से खेलना चाहिए। और आप ये एक फैसला जरूर कर लें कि भाई हमने एग्रेसिव खेलना है, लेकिन हर वक्त एग्रेसिव नहीं खेल सकते। जैसे कि अगर एक सेशन है जो ऑस्ट्रेलिया ने पूरा जीत लिया है, तो भाई आप पहले गेम में थोड़ा सा वापस आ जाएं और उसके बाद एग्रेशन के साथ आगे जाएं। यानी कि अपनी फिलॉसफी एग्रेशन की रखें, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को असेस जरूर करें। जहां तक दूसरे टेस्ट की बात है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके बाद मैं अपना व्यू दे दूं तो ठीक है, वरना मुझे बताएं कि दूसरे को भी पहले आप बात करें ना, फिर मैं उसमें कुछ आपके साथ डिस्कशन में ही ऐड कर लूंगा। मैं तो 155 पे बात करना चाहता हूं बेन स्टोक्स के।
ठीक है, वो तो जो उसकी इनिंग्स थी बेन स्टोक्स की शानदार थी, लेकिन उससे पहले वो इनिंग्स आई कैसे? वो आई एक गुस्से से, क्योंकि जो बेस्टो के साथ कैरी ने किया वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं मंकट के अगेंस्ट हूँ। मैं इस तरह के रन आउट्स के अगेंस्ट हूँ। देखिए बेस्टो कुछ कहीं रन लेने नहीं जा रहा था, सबको नजर आ रहा था कि बॉल ने उसको बीट किया, बॉल अच्छी तरह लॉज हो गई विकेट कीपर के हाथ में, कैरी के हाथ में। उसके बाद वो अपने पार्टनर से बात करने जा रहा था। तो ऑस्ट्रेलियंस का तो देखिए ये शेवा ही रहा है, उनका तो ये तरीका ही है, चाहे वो सैंड पेपर हो, चाहे वो ट्रेवर चैपल की अंडर आर्म बॉलिंग हो, जो 30 साल पहले उन्होंने अपने भाई ग्रेग चैपल जो कप्तान थे उनके कहने पे ट्रेवर चैपल ने वो आखिरी बॉल न्यूजीलैंड को अंडर आर्म कर दी, या इस तरह के जो भी तरीकाकार इनके हैं, ये कभी ना कभी इस तरह के स्ट्रेंज सी हरकतें करते हैं जो मेरे लिए सही नहीं है। और मेरे लिए वो स्पिरिट ऑफ द गेम बहुत हाई है, और टेस्ट क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। ये बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है सोशल मीडिया पे, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं विद इन द रूल्स। मैं रूल्स की बात नहीं करी, मैं लॉ की बात नहीं करी, मैं स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये जेंटलमैन्स गेम है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। तो मेरा अच्छा ये व्यू मैम, है। और यही चीज को पहली बार नहीं हुई, जैसा आपने खुद भी मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही करता है। अगर इस वक्त मैं देखूं तो दुनिया भर की जितनी टेस्ट टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया उनमें टॉप है। माने कोई या ना माने, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की जो गेम है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम पकड़ा है, जिस तरह से मार्नस लाबिस्काखनी हो गए, स्मिथ हो गए और दीगर प्लेयर्स हो गए, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ये चीज़ सेवा नहीं देती कि आप इस तरह के एक गन घोलें और फिर सारे उस मैचेस की विन का मजा खराब कर दें। हाँ बिल्कुल, देखिए अब कोई नहीं याद रखेगा कि ये सेकंड टेस्ट मैच स्मिथ की सेंचुरी की वजह से जीते या किस वजह से जीते या बॉलिंग की वजह से जीते। सब इसको यही बेस्ट्रो एंड कैरी की जो हुई है हरकत, इसकी वजह से याद रखेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अब ये एक नतीजा जरूर हुआ कि बेन स्टोक ने जो इनिंग्स खेली वो शायद इससे पहले इस सीरीज में इतनी फॉर्म में नहीं था, लेकिन अब जो गुस्से में उसने इनिंग्स खेली, जिस तरह का वो टैलिस्मैन है, जिस तरह का वो मिरेकल मैन है, जिस तरह का वो एक्स फैक्टर उसके पास है, अब वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। और उसने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट 3-0 जीत सकते हैं, अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप कर सकते हैं, तो अगले 3 टेस्ट भी हम जीत सकते हैं। तो अब ये जो आगे क्राउड का भी जो बिहेवियर होगा, वो बूइंग बहुत होगी। आप देखेंगे कि लीड्स में बेशुमार तंग किया जाएगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, मैम जो पहले उनको हुआ माफी भी मिल गई थी, उस्मान ख्वाजा जब जा वार्नर और रहे थे, स्मिथ को जो माफी उस्मान मिल गई ख्वाजा, थी वो वापस शुरू हो एग्जैक्ट, जाएगी। देखिए ये बात आपकी बड़ी सही है। उस्मान ख्वाजा जब जा रहे थे तो क्राउड ने उन्हें घेर लिया, फिर काफ़ी उन्हें तंज किया, काफ़ी उन पर हूटिंग हुई और इसी बात पर हुई कि जी ये आप लोग जो जीते हैं, ये जीत नहीं है, इस जीत को हम नहीं मानते, अगर आप फेयर गेम खेल। मैं अच्छा भी नहीं मानती, बाय द वे मैं भी नहीं मानती इसको, क्योंकि अगर बेस्ट्रो को आउट ना करते तो मेरे नजदीक, मेरी क्रिकेट सेंस में ये मैच इंग्लैंड जीत जाता। हाँ मैम, जस्ट 43-44 रन के करीब आप जाके हारे हैं जी, और वो अच्छा रहा। मेरा ख्याल है इंग्लैंड फाइट बैक अच्छा कर गया, इसमें कोई शक नहीं था। फिर जबरदस्त। अच्छा मैम, जॉय रूट कैसे देख रही हैं? हमेशा से फॉर्म में स्मिथ की तरह, और मुझे तो लगता है जॉय रूट टेस्ट का और स्मिथ टेस्ट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है, अगर नो डाउट अबाउट इट। जो रूट जो है बहुत आला प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। जो रूट की जो क्लास है, जिस तरह वो प्रेशर में खेलते हैं, जिस तरह वो बिफोर बैसबॉल भी वो एक इस तरह के प्लेयर थे जो रुकते नहीं थे, सिंगल डबल चौके, कवर ड्राइव, ये ग्लांस किया, इनिंग्स उनकी स्ट्राइक रेट 80-85 पे ही रहती थी। तो वो तो एक बड़े इस तरह के बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, और इस वक्त टॉप प्लेयर हैं दुनिया के, विद बाबर आजम एंड ऑफ कोर्स स्मिथ एंड विलियमसन। तो ये बड़े इस वक्त हेड भी बड़े ऊपर आ रहे हैं, तो ये उनकी तो क्लास और है। उसके बाद जो स्मिथ की जो क्लास है वो भी एक अलग क्लास है। जाहिर है स्मिथ की सेंचुरी की वजह से ही ये टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया जो है इस पोजीशन में पहुंचा के वो जीत सकता है। सो ऑफ कोर्स दीस प्लेयर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर प्लेयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बी हेड एंड नाउ सारी इंग्लिश टीम, बिकॉज वो उस पैशन से खेलेंगे और जिस तरह क्राउड उनके पीछे होगा। अब मेरा तो ये, अगर ये लीड्स टेस्ट जीत गए तो हो सकता है सीरीज भी जीत जाए। ओ ये बड़ी प्रिडिक्शन है। चले ये प्रिडिक्शन हम रखेंगे, जिस वक्त इसके रिजल्ट्स आएंगे तो मैम की प्रिडिक्शन भी दोबारा चलाएंगे और कोशिश करूंगा कि मैं लीना मैम को दोबारा लूँ। मैम नेथन लॉयंस, अच्छा उनका डैमेज होगा ऑस्ट्रेलिया को, वो नहीं खेल पाएंगे, इंजर्ड हो गए अगला मैच?
नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है, अजीम बॉलर हैं नेथन लायन, 500 विकेटें होने वाली हैं। जिस तरह वो टूटी हुई टांग के साथ उन्होंने बैट किया, 15 रन की हम्म। पार्टनरशिप की। एक तो वो टीम मैन है, ऊपर से मेरे तो बहुत फेवरेट बॉलर है वो, इस वक्त टॉप ऑफ स्पिनर है वर्ल्ड के अश्विन के साथ। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत नुकसान होगा। जब भी चौथी इनिंग्स आएगी खासकर, और इंग्लैंड बैट कर रहा होगा, वेयर एंड टेयर होगा पिच पे, थोड़ा रफ निकल जाएगा, जहां से बॉल स्पिन होगी वहां पर शदीद कमी नेथन लायन की महसूस होगी ऑस्ट्रेलिया को। और कोई ऐसा ऑप्शनल बॉलर लॉयंस के मुकाबले का है भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं बॉलर्स, लेकिन लॉयंस के मुकाबले का बॉलर ऑब्वियसली नहीं है। 500 विकेट्स के करीब, और ये आखिरी एरा है मेरा ख्याल है ऑफ स्पिन का, जो बड़ा एरा होगा। एक एश्विन जाएंगे तब भी हम खत्म होता देखेंगे, एक लॉयंस जाएंगे तब भी हम खत्म होता देखेंगे। देखिए, हाँ, उनके पास वो मर्फी हैं जो अच्छे बॉलर हैं, यंगस्टर हैं, डेवलप हो रहे हैं, टॉल हैं काफी, 6 फुट 3 4 इंचेस हैं, वो भी ट्रबल करेंगे। तो ये देखने में मजा आएगा कि मर्फी जो है किस हद तक लायन के जो शूज है उसमें स्टेप इन कर सकता है, और किस हद तक उनको फिल कर सकता है। दैट बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और मैम थोड़ी सी जो बात, चूंकि मैंने वक्त, सीरीज वाली प्रोडिक्शन की, ये याद रखेगा, मैंने कहा कि अगर हाँ ये इंग्लैंड लीड्स टेस्ट जीत गया तो उसके बाद ठीक है, वो याद है। प्रेडिक्शन काउंट करती है अगर लीड्स टेस्ट जीत गया तो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैम चूंकि वक्त की कमी है, मैं लास्ट में थोड़ी सी बात अब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की वनडे टीम को कैसा देख रही हैं? एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, वनडे टीम को कैसा देख रही हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की वनडे टीम जबरदस्त है, और अब जिस तरह शाहीन ने भी अपनी बैटिंग को डेवलप किया है, नसीम भी बैटिंग कर लेते हैं, रऊफ भी कर लेते हैं, और हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी काफी अच्छा है। तो वनडे टीम तो हमारी कोई इसमें मसला नहीं है। हमारी ओपनिंग बड़ी अच्छी, इमाम बड़ा की प्लेयर है मेरे लिए वनडे में। और जिस तरह उसने इम्प्रूव की अपनी गेम, जिस तरह वो नीचे आके अब बॉलर्स को टैकल करता है, डाउन द विकेट आके कदमों का इस्तेमाल करता है, और बैकफुट पे भी जाके जिस तरह वो डील करता है बॉलर से, तो टीम जबरदस्त है। एक मुझे सिर्फ एक वो है कि जी, हमारी प्रिपरेशन किस तरह की होगी, क्योंकि बाकी सब टीम्स इस वक्त वनडे खेल रही हैं, और हम हमारा T20 खेल कोई रहे हैं। पता ही नहीं है हमारा कि वनडे हमारे अफगानिस्तान से हाँ। होने थे। लेकिन वंस अगेन दैट इंस्टेबिलिटी माइट कॉस्ट अस इन चले द मैम, बोर्ड, नॉट इन द टीम। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच लीना मोइम, हमारे साथ सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट, उसके साथ साथ सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच लीना मैम। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। ओवरऑल क्रिकेट पाकिस्तान के मामलात पे बात हुई, कल फिर होगी आपसे 4 बजे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।